अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि कल जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की और जो एजेंडा पेश किया मुल्क को आगे ले जाने का, उस पर हम बात करें। तो सबसे पहले जिस तरह से उनकी वापसी हुई, उनकी राहदारी ज़मानत मंजूर हुई, उस ज़मानत के बाद उनका इस्लामाबाद में लैंड करना, वहाँ पर दस्तखत करना कुछ कागजात पर ज़रूरी था। उसके बाद वो लाहौर गए और फिर लाहौर में इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा, यकीनन अवाम की एक बड़ी तादाद ने इस जलसे में शिरकत की। एक चार्ज्ड क्राउड हमें नज़र आया, गो के ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं और पूरे पाकिस्तान में जो टिकट के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो बड़ी तादाद में कारकुनान को लेकर आए, लेकिन लेकर आने में कामयाब हुए। क्योंकि पहले हम ये सवाल कर रहे थे कि जी लोग कितनी तादाद में होंगे, नहीं होंगे। एक बड़ी तादाद में लोग नो डाउट मौजूद थे, और जो देखने की बात थी ये कि वो क्राउड रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिर्फ वो किसी लालच में वहाँ पर आया हुआ है। तो क्राउड रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। ये भी हमें मनाजिर देखने को मिले। और फिर जो हमारे दोस्त अहबाब लाहौर में मौजूद हैं, वो तो बहुत कुछ मुख्तलिफ नक्शा भी खींचते हैं कि जी रोड्स व जैम पैक्ड और बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं पहुँच सके। इस तरह की सारी सूरत हाल है। फिर नवाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया, बड़े नपे-तुले अंदाज में उन्होंने बातें की, और शायद उन्हें कम्युनिकेट किया गया था, और कई मौक़ों पर वो पूछते भी नज़र आए कि मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, मैं नहीं करना चाहता, नाम नहीं किसी का लेना चाहता, और नाम ना लेकर भी उन्होंने तनकीद की। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने जो कहीं, वो नौ नकाती एक एजेंडा दिया उन्होंने, जिसमें सरकारी और इंतज़ामी अखराजात में कमी की वो बात करते हैं, टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की बात करते हैं, बरामदात में फ़ौरी इजाफ़े की बात करते हैं, IT का उन्होंने ज़िक्र किया, तवानाई की कीमतें कम करने की बात की, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की इंतज़ाम कारी की बात, नौजवान और ख़वातीन को रोज़गार मौक़े फ़राहम करना, टेक्नोलॉजी की बात, जदीद टेक्नोलॉजी ज़राअत में लाने की बात, और निज़ाम अदल और इंसाफ में इस्लाहात की बात उन्होंने की है। किसी से वो बदला नहीं लेना चाहते। ये सारी की सारी बातें थी। फिर यकीनन इस जलसे के बाद एक तनकीद सामने आई, और उनकी इत्तेहादी जमात जो कि माजी में भी हुकूमत में उनके साथ रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सबसे ज़्यादा तनकीद कर रही है। और उनका ये मानना है कि अगर फ़ैसला कर ही लिया है तो ऐलान कर दें, इलेक्शंस ना कराएं, नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा दे दें। फिर कोई कह रहा है नवाज शरीफ साहब ने कल अपना CV बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया है। लग ऐसे रहा था कि कल नवाज शरीफ साहब जो तकरीर कर रहे हैं, वो शायद प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद कौमी असम्बली के पहले इजलास में वो इस तरह की तकरीर यूजुअली की जाती है, एक नए वज़ीर आज़म करते हैं। अब सवाल ये कि क्या चीज़ें तय पा गई हैं कुछ पहले से? तासुर यही उभर रहा है। अब रिलीफ मिलेगा कानूनी मामलात में, और क्या नवाज शरीफ साहब भी मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं, या ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम नून एज्यूम करते हुए सारी चीज़ें कर रही है? मैं चाहूँगा तफसील से सारे मंजरनामे पर, और अब डायरेक्शन क्या होगी पाकिस्तान की सियासत की, और मामलात किस तरफ जाएंगे, मैं चाहूँगा उस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और जुल्फ़िकार राहत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर नवाज शरीफ साहब की आप कल वापसी को? बड़े सवालात थे, आखिरी वक्त तक ये था कि आया वो दुबई से ही तो नहीं वापस लंदन चले जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे। आए प्लान के मुताबिक, जलसा हुआ, बड़ी तादाद थी, जो तकरीर उन्होंने की, ये क्या इशारा देती है सर? देखिए, ये बात है कि जलसे की हद तक यकीनन, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं, PMLN के MNA MPA उहदेदारों की जो ड्यूटी लगी थी, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, KP, सब जगह से, बसों से, ट्रेनों से, और फिर जिस मैसेज लेवल पर यानी जो कैंपेन आपने चैनलों पे देखी होगी, अखबारों में देखी होगी, और जो जितना करा उसमें वो एक जलसे की हद तक बड़े कामयाब हुए। लेकिन बहुत सारे सवाल उठाते हैं। एक सवाल आपने उनके हलीफ जमात का ही कहा, यानी पीपल्स पार्टी, जो उनके साथ शरीक 2018 माह तक रही। ये लगता था कि सब कुछ वेल प्लान है, और लग रहा है कि अमलन जैसे हुकूमत नवाज शरीफ साहब की आ चुकी है। यानी ये कहा जाता था कि ये एक से ज्यादा बार अनवर मंसूर खान अटॉर्नी जनरल रहे, जस्टिस रहे, उन्होंने कहा था कि जहाज मफरूद को जमानत कैसे मिल सकती है। फिर कहा गया था कि जब चीफ जस्टिस आसिफ खोसा का ये फैसला था कि इन्हें एक दिन तो जेल जाना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट किस तरीके से फैसले को रद्द कर सकती थी। बड़े आराम से जहाज उतरा, उसे कोई वहाँ न पुलिस, सब फैसिलिटेटर थे, इदारे, एजेंसियाँ, पुलिस 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर रहे। वो जो फैज रखा है वही शाहिद, वही मुंसिफ, वही कातिल ठहरे।
यानी वही उनको इल्जामात पेश किए गए, उन्हीं के वकीलों ने अदालत वही जमानत दी, अदालत जाने की जहमत तक भी नहीं करी, जेल तो बड़ी बात है, और फिर उसी तरीके से वापस आए। तो एक वेल प्लान लग रहा था, और इसमें बहरहाल लग रहा था कि पूरा केयर टेकर गवर्नमेंट और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो उनके फैसिलिटेट करने का पूरा एहतमाम किया, और जिस तरीके से फ्री हैंड मिला। और दूसरी जानिब आप देखिए, आज भी मैं पढ़ रहा था कि अब तो फौजी कोर्टों और सिविलियन के केसेस फौजी कोर्टों के हवाले कर दिए गए हैं। किसी को पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने अप्लाई किया था लाहौर में कॉर्नर मीटिंग्स का, उसकी उनको इजाजत तक नहीं दी गई। 7,500 लोग जेलों में। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पीपल्स पार्टी कह रही है, या एक आम एक ठीक है उनके तर्जमान कुछ भी कहें, साफ लग रहा है कि एक पूरी फिजा तैयार की गई उनको फैसिलिटेट करने की। एक और जो, लेकिन एक ये है कि गेम प्लानर इस मामले में पूरा उनका फोकस इस बात पे था, गेम प्लानर को दूसरी साइड बिल्कुल नजर नहीं आ रही, और उन्हें नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और भी होती है। आप वक्ती तौर पर स्टेज सजा देते हैं, स्टेज को दिखा भी देते हैं। गालिबन 6-8 घंटे तक मुझे लग रहा था कि गजा में कुछ हो ही नहीं रहा। वहाँ गजा भी पहुंच चुकी है, वहाँ पर बड़े यानी लोग आराम सुकून से हैं, न दुनिया में कहीं कुछ नहीं हो रहा, बगैर किसी स्टार को इंटरप्ट किया। आप तो टीवी पता है कितनी देर आपको टाइम मिलता है, 12 घंटे तक हम दिखाते रहे। इतना बड़ा वाकया, यकीनन बड़ा वाकया था, लेकिन आज तक इसकी नज़ीर नहीं मिलती कि कोई टीवी इतना दिखाती है। सब चीज़ें इस बात का करती हैं कि उनके पास क्योंकि भरपूर माशाल्लाह वसाइल हैं, और उसके बाद वो जो मैंने कहा ना तमाम स्टेक होल्डर हैं वो उनको लाने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन डेट की आज उन्होंने एक बार फिर इलेक्शन से गुरेज किया, आपने देखा होगा। इलेक्शन की बात नहीं की है सर उन्होंने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख नहीं मांगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि, बल्कि आज मैं पढ़ रहा था कहीं अगर गलत से आप देखिएगा कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान की इस बात को इंडोर्स किया है कि इलेक्शन मौखिर किए जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म है कि जब इलेक्शन होते हैं तो ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ हो जाती है। फिर आप कोई करोड़ों वोटरों को जो है उन्हें घरों में बिठाल कर अपनी मर्जी के वोट नहीं ले सकते। यानी मैंने कहा ना कि दीगर पार्टियां भी आएंगी, चाहे वो। मुझे फिर ये बताइएगा मुजाहिद बरेलवी साहब कि किस तरह से फिर जो बात, अब ये तो बड़ा अनरियलिस्टिक है ना, जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप ऐलान कर दें, अगर इलेक्शन नहीं होने, और ये जो पूरा का पूरा एजेंडा नवाज शरीफ साहब पेश कर रहे हैं तरक्की का, बहाली का, कि मैं वज़ीर आज़म, ये फिर किस तरीके से इसका रोड मैप किसी ने क्या पहले से डिसाइड किया होगा, या ये जो बाद में या ताख़ीर से होने वाले इंतखाबात हैं उनके लिए अभी से माइंड मेकिंग कर रहे हैं अपने वोटर और सपोर्टर की? देखिए एक चीज़ में वो कामयाब हुए, वो जो एक मेलो ड्रामा होता है, बीवी को याद कर रहे थे, बेटी को याद बात कर रहे थे। सबके वालिद गुजरे, मेरे वालिद भी गुजरे, इनके वालिद बहुत बड़े आदमी थे, अमीर गुल साहब, वो इनको दुख नहीं है। ये सब बीवियाँ, बेटियाँ, भाई, यंग सब गुजरते, लेकिन उन्होंने पूरा उसका बड़ा तफसील से उसका जिक्र किया। लेकिन जो उनके दौर में लोग शिकार हुए इन तमाम चीज़ों का, वो भी अगर अपने जुल्म की दास्तान इसी तरह सुनानी शुरू करते तो शायद इससे ज़्यादा रफ्तारी होती। दूसरे मुस्तकबिल का क्या रोड मैप पेश किया, मुस्तकबिल का क्या उन्होंने किया, क्या उन्होंने ये उनके पास कोई अव्वल तो हो ही नहीं सकता। आप 85 से वन अनदर वे इनकी गवर्नमेंट रही है, मियाँ साहब आए थे पहली बार, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से वो इख्तियार में आने के लिए करते रहे। आपने उन हमीद गुल साहब के साहिबजादे बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद कहा कि जी हमने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया, हम मियाँ साहब को ला रहे थे, उसामा बिन लादेन ने $1 दिए वोट की इज्जत को देने के लिए। तो ये सब पूरा माजी लोगों के जहन में है। मैं कहता हूँ उनका बड़ा एक अच्छी सेलिब्रेशन हुई, बड़ा अच्छा जलसा हुआ, और उन्होंने एक बात आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी तलखी की बात नहीं की। उन्होंने एक तो शेर पड़ा गालिब का, और दूसरा एक जो खास बात उन्होंने कही कि आखिर कुछ अरसे बाद हमारी आखिर हमें कुछ तो थोड़ी देर बाद क्यों निकाल दिया जाता है। कौन निकालते हैं बताइए आप? 17 में तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी ना, इमरान खान की तो गवर्नमेंट नहीं थी ना। बिल्कुल आप जजों ने उनको वो किया, और जजों ने गलत किया। जो नवाज शरीफ को, जैसा कल भी कह रहा था कि क्या चीफ जस्टिस किसी जजों को इस बात का हक हम दे दें कि वो न सिर्फ लोगों को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दें, पार्टी लीडरशिप से हटा दें, और फिर उन्हें बाहर ही भिजवा दें। उसका कौन था जो नवाज शरीफ को जैसे बाहर भेजा था? बरेलवी साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा आपकी इजाजत से बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू 2017 में तो तहरीक इंसाफ नहीं थी ना। 2017 में कौन सी सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी
जिन्होंने उन्हें सजा दिलवाई, पार्टी से नाअहली करार दी और लेके आई। और फिर सवाल यही हुआ कि वो जो लोग उन्होंने निकाला था क्या वही उनको लाने में फैसिलिटेटर बने? उनका भी सर दबे लफ्ज़ों में उन्होंने जिक्र किया ना कि ये खिलवाड़ जो है, खिलवाड़ का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं ज़रा अब्दुल्ला गुल साहब की जानिब बढ़ूँगा। गुल साहब, बरेलवी साहब ने तफसील से रोशनी डाल दी, आप कैसे सारे मामले को देख रहे हैं? क्या मतलब नवाज शरीफ साहब की ऐसे वापसी, फिर ज़मानत, फिर उनका लाहौर जाना, और फिर बहुत सारे लोगों का जो अभी बात बरेलवी साहब ने भी की कि मफरूर को ज़मानत, और ये तमाम तर चीज़ें, ये सब सवाल तो उठा रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि जब उनके साथ ज़्यादती हो रही थी लीगली तो तब भी वो बड़ी आउट ऑफ द वे जाके हो रही थी, आज उनको फेवर्स मिल रही हैं तो भी आउट ऑफ द वे जाके मिल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल वही याद आ रहा है वक्त जब आपको याद होगा कि 2018 के अवाइल थे और उसमें वो अताउल्ला ईसा खेलवी का एक तराना था कि जी जदों आएगा फलाना तो मुल्क की शान बदलेगी। और अब जो है वो शेर की आमद थी और सरकारी रेलवे के ऊपर पहली दफ़ा स्किन्स लगे हुए देखिए, एक होता है बैनर लगना, एक होता है स्किन चिपकाना पूरा, जी जी, वो लगे हुए देखे। शुक्र है पीआईए के जहाज़ बच गए, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि पीआईए के जहाज़ों के ऊपर भी शायद कुछ बैनर शैनर लग जाएं, लेकिन बहरहाल हो गया। मसला ये है कि एक दफ़ा माजी की गलती थी, एक दफ़ा फिर हम ये करने चाह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब को ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये याद रखिए कि अपने जो उनके एक जहन है उसको 3 दफ़ा हमने आजमाया हुआ है। क्या हकीकत नहीं है कि तीनों दफ़ा जो है इंतकामी सियासत जो है वो चली है? तो अब कौन सा उनके अंदर उम्र के अंदर पुख्तगी आई है ना, उम्र के अंदर कमी तो नहीं आई। और जूँ जूँ इंसान पुख्ता होता है तो उसके ख्यालात जो होते हैं वो अपने पुराने जो है वो मजबूत होते चले जाते हैं। तो अभी तो ये तो सिर्फ एक नया उनका एंट्री थी, उसके ऊपर ज़ाहिर है एक इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। अभी याद होगा शहबाज शरीफ साहब बाकायदा भेजे गए और उनको कहा गया कि जिस तरीके से उन्होंने फिर सिटिंग जो एक फॉर्मर आर्मी चीफ और एक फॉर्मर DGISI को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, तो उसके ऊपर जो है वो फिर उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा और अल्लाह के ऊपर उनको ये मामलात छोड़ने पड़े। बहरहाल लेकिन मैं ये देखता हूँ कि फ़लस्तीन का इतना बड़ा इशू है, एक तरफ जो है बरतानिया के वज़ीर आज़म इसराइल को जा रहे हैं, अमेरिका के सदर जा रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आते हैं तो हम इसराइल के हवाले से गो के उन्होंने फ़लस्तीन की बात की, लेकिन जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कोई वाज़ेह पॉलिसी, फिर यह है कि भारत के हवाले से जो बात की गई कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भाई पड़ोसी तो आपको अखंड भारत में शामिल कर रहे हैं, उनका तो जो असेंबली है, नई असेंबली जो बनी है उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे को शामिल कर लिया। एक वक्त तो सिर्फ वो कश्मीर के नक्शे को शामिल करते थे, अब उन्होंने जो है पाकिस्तान के नक्शे को शामिल कर लिया। हम ये मतलब मान न मान तू मेरा मेहमान, हम ज़बरदस्ती उनके साथ अमन की आशा को जो है दोबारा जगाना चाहते हैं। हाँ ठीक है ज़रूर, लेकिन पहले मसला कश्मीर को हल किया जाए। मेरे ख्याल था कि वो कश्मीर के ऊपर एक जामे बात करेंगे और फ़लस्तीन के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ जो है हम पावर शो की बात कर लें तो पावर शो कामयाब था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जैसे बरेलवी साहब ने कहा तो क्या इमरान खान साहब के जलसों में क्या लोग नहीं आया करते थे? क्या वो पेशावर से, पूरे सवात से, कराची से, लाहौर से गाड़ियां भर भर के मुल्तान से क्या नहीं आया करती थी? बिल्कुल आती थी। ये एक अनफॉर्चुनेटली, और यही पीपल्स पार्टी का भी है, ये एक अनफॉर्चुनेटली एक रिवाज बन गया है और मेरे ख्याल में इस रिवाज को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इनक्लोजर्स बने थे, बाकायदा सरगोदा का अलहदा था, मुल्तान का अलहदा था, खानेवाल का अलहदा था, हर शहर का, ताकि इस बार उन्होंने बड़े साइंटिफिकली किया ताकि ये पता चल जाए कि कौन बंदे कितने लेके आए हैं। ये एक बात बड़ी अहम थी। फिर इसके बाद जो दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो भी बात की उसके अंदर उन्होंने माजी के पन्नों पे ही जो है इत्तफाक किया। वो पहले की बातें 2017 में फलाने में ढिमकाने में, वो मुस्तकबिल का क्या लाहे अमल है, वो जो उन्होंने एजेंडा दिया है उसमें उन्होंने कौन सा कोई एक बात की है, जामे पॉलिसी दी है कि हम ऐसे करेंगे। आपको याद है इसहाक डार साहब उन्हीं के भेजे हुआ तोहफा था, लेकिन फिर इसहाक डार साहब के आने से डॉलर जो है वो कहां से कहां चला गया। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब वो तो एक 16 महीने की वो हुकूमत है जिसकी जिम्मेदारी कोई लेता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम सिर्फ आए थे रियासत बचाने के लिए, तो हमने डिफॉल्ट से बचाया, हमने रियासत बचाई, सिर्फ यही है उनके पास कहने को। उस 16 महीने की जिम्मेदारी कोई सियासी जमात नहीं लेती।
देखिए उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, देने के लिए नहीं। और एक सबसे बड़ी बात जो कि आपने भी ऑब्जर्व की होगी, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मुझे ये बताइए कि एक आदमी जिसके सामने लेट से कि ये उनके मुताबिक लाखों का मजमा था और पूरे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इज्तिमा कभी नहीं हुआ, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं थी? ये बताइए ना कि उनके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं थी, जबकि उसके मुकाबले में मरियम साहिबा जो थी वो जेन्युइनली जज्बात के रॉ के अंदर बह गईं और इतना मजमा देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो ग्लो कर रहे थे, लेकिन स्टेज के ऊपर जो डोमिनेंस थी वो मरियम साहिबा की थी। शहबाज साहब को भी 2-3 दफा नाम लिया गया, हमजा साहब का तो नाम ही नहीं लिया गया, और बाकी जो लोग थे वो तो फिर तू कौन और मैं खामखा वाली बात थी उन लोगों का। यानी कि पार्टी के अंदर सिर्फ यही मौरूसियत Right. थी, उसके अंदर बाकी पार्टी जो इन्होंने गोलियां खाई, ये जो थे हमारे एहसन इकबाल साहब, एहसन इकबाल साहब, जी। एहसन इकबाल साहब थे, दीगर लोग थे। देखिए ना, राना सनाउल्लाह के साथ बड़ी सख्तियां गुजरी गई हैं, लेकिन मैं यहाँ बहरल मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो मुस्तकबिल की बात करता हूँ, हमारे पास क्या है, एजेंडा क्या है। मियाँ साहब जो है वो, अब जो अहम बात है वो ये है, इलेक्शन की तारीख अगर ले के आते तो वाकई ये एक जलसा कामयाब होता, लेकिन हमने अदालतों को झुकाव भी देखा, इनकी तरफ भी देखा और इससे पिछले वालों के ऊपर भी देखा, खास मेहरबानियां भी देखी। उस टाइम पे भी ये भी देखा कि आपको आने वाले जराइम के ऊपर भी माफी दे दी गई। आपको याद होगा चीफ जस्टिस साहब ने, जो माजी के चीफ जस्टिस थे, वो ये कह के गए थे कि आने वाले जराइम के ऊपर भी जो है FIR नहीं कटेगी। बहरहाल हम यहाँ नहीं ये बात करें, हम यहाँ गुलशन पॉइंट आ गया। मैं जरा जुल्फिकार राहत साहब की जानिब मैं आखिरी, मैं अगर 30 सेकंड दे दें मैं उसके अंदर, देखिए मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो तो अभी ये जो हुकूमत है ये इन्हीं की बी टीम है और ये इलेक्शन अभी होते नजर नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि इनको टाइम दिया जाएगा ताकि एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा सके और PTI के जो मुकाबले में एक अपना जो है ग्राउंड्स को प्रिपेयर करें। उसके नतीजे में इनको भी टाइम मिल जाएगा, उस दौरान जो है मुकदमात भी जो है वो किसी किनारे लग जाएंगे, और फिर यह है कि जो ये कंटिन्यूटी है पकड़ धकड़ की और जो लोगों को SIFC है या दीगर है, इसको भी जो है जरा एक इत्मीनान मिल जाएगा और ये काम होता चला जाएगा। क्योंकि अभी मौजूदा सूरत हाल जहां फलस्तीन की एक जंग चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। जुल्फिकार राहत साहब, कैसे देखते हैं सर आप, और क्या खबरें लाहौर से क्या हैं? मुझे तो बड़ी डिफरेंट खबरें मिली, कुछ मनाजिर हम TV स्क्रीन्स पर देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने साथी जो वहाँ पर मौजूद थे। क्या वाकई कल लाहौर चौक हो गया था और बड़ी तादाद में अवाम थे और वो सारे दिलो जान के साथ नवाज शरीफ साहब पर ही एतमाद कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वही मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे? अस्लान भाई शुक्रिया। आज की तरह कल कुछ 6-7 घंटे हम भी टीवी चैनल के ऊपर बैठे रहे और बाल टू बाल कमेंट्री जो चलती थी उसका हम भी हिस्सा रहे, लेकिन 2-3 बुनियादी चीजें अस्लान भाई इसमें जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। इको आ रही है आवाज, को थोड़ा सा सेट कर लेगा प्लीज। जी काइंडली, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जलसे की बात हुई, ये हमारी एक रवायत है कि हम कुर्सियां गिनते रहते हैं, लेकिन असल चीज ये है कि लाहौर शरीफ बरादरान का मरकज था, लाहौर से इन्होंने सियासत का आगाज किया, लाहौर की वजह से ये चीफ मिनिस्टर बने और लाहौर और पंजाब ने ही इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। गो के बाकी सूबों का भी जाहिर है इसमें एक बड़ा रोल है, लेकिन ये एक इनका बेस कैंप है, ये इनकी बुनियाद थी लाहौर। इस जलसे के अंदर पहला बुनियादी पॉइंट ये है कि लाहौर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा इनके लिए मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे एक अलमिया से कम नहीं है और उस पे सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि लाहौर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और लाहौर की गलियां, लाहौर की सड़कें, लाहौर के बाजार बिल्कुल वीरान थे, लोग घरों से बिल्कुल नहीं निकले, चौकों में स्क्रीनें लगाई गई थी, वहां देखने वाला कोई नहीं था। ये तो मंजर हमने लाहौर के अंदर खुद देखा। दूसरी रह की बात के मैनेजमेंट क्या थी। 20,000 पुलिस के एहलकार थे वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी। कुर्सियाँ ज़रूर वहाँ पे 25,000 कुर्सी ज़रूर लगाई गई थी। वहाँ पे बड़े टेक्निकल तरीके से जलसे को मैनेज किया गया। ड्रोन, यानी कोई चैनल वहाँ पे अपना ड्रोन नहीं उड़ा सकता, कैमरा लेके आगे नहीं जा सकता। वो क्लीन फुटेज वहाँ पे चैनल्स को दी जा रही थी, जो वो दे रहे थे वो सारे चैनल चलाने पे मजबूर थे और बाल टू बाल कमेंट्री जैसे चल रही थी वो आप सबने देखी। अच्छा, इस पे तमाम DCOs,
تمام ڈی پی اوز اور تمام جو انتظامی آفیسرز تھے وہ فیسیلیٹیشن میں تھے. لاہور کے سارے ایس ایچ اوز کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھیں. سی سی پی او صاحب سلوٹ مار رہے تھے. جہانگیر ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر یوز ہو رہا تھا. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آپ نے مناظر دیکھے. پھر عبداللہ گل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ٹرینوں کی برانڈنگ بھی آپ نے دیکھی. یہ تو ساری چیزیں آپ نے دیکھی اور پیسے کی فراوانی بھی دیکھی اور میڈیا مینجمنٹ بھی دیکھی اور پورے اخبارات کے فرنٹ پیج اور پورے چینلز ساروں کو آپ نے اس کی برانڈنگ سے بھی دیکھا اور ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ بھی دیکھا. تو یہ مجموعی طور پہ جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہاں آنے والے لوگوں کا، وہ کہا جا رہا ہے کہ 40 سے 60 ہزار لوگ تھے. یہ آزاد ذرائع بھی کہہ رہے ہیں، ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں. اب جو بجٹ خرچ ہوا ہے وہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ 1 بلین کے لگ بھگ ہے، یعنی 80 سے 90 کروڑ روپے ہے. یعنی ایک بندے کے اوپر کچھ 15-20 ہزار روپے خرچ ہو رہا ہے. اچھا، بندے لانے میں اور بندے آنے میں فرق ہوتا ہے. یہاں پہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک ایپ بنائی تھی، پھر بریانی سے بات شروع ہوئی، پھر جنت کے ٹکٹ تک گئی اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی، بچے نے دیکھی. یہ تو منظر ہے جلسہ کے اندر لوگوں کے لانے کا. پھر جلسہ صحیح. کتنا رسپونڈ کر رہا تھا، جلسے کے اندر جوش و خروش کیا تھا. نواز شریف صاحب 4 سال کے بعد آ رہے تھے اور مینار پاکستان کی جو گراؤنڈ ہے اس کا ایک حصہ، اس کو بڑا طریقے کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ ایک نکر میں وہ ساری کرسیاں لگائی گئی تھی. 2 حصے اس کے خالی تھے. ماضی کے اندر آپ عمران خان کو کچھ بھی کہہ لیں، وہ جب بھی کال کرتا تھا تو وہاں پہ نیچرل کراؤڈ آتا ہے، لوگ نکلتے تھے. اب یہ تو رہ گئی کراؤڈ کی بات. اب دوسری بات رہ گئی کہ نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں، کن حالات میں آئے ہیں اور آگے ہوگا کیا. جو میری انفارمیشن ہے ارسلان بھائی، اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب بیان دیا تھا تو وہ بڑا ایک بریک کام ہوا تھا نون لیگ کے اندر. نون لیگ کے اندر 9 مئی کروائی گئی تھی. وہ 9 مئی کس نے کروائی؟ وہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم تھی اور اس پہ اچھا، نواز شریف یہ صاحب کو سر اس پہ میں ذرا 9 مئی کروایا گیا تھا. 9 مئی کا واقعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ 9 مئی یعنی 9 مئی ایک تو ہوا تھا نا پی ٹی آئی کے ساتھ، ایک نون لیگ کے اندر بھی ہوا ہے جو نواز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی جس کا ریئیکشن آیا تھا. اور اس 9 مئی کے پیچھے بھی ایک بڑا بریک کام تھا. وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ جب آئی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب ظاہر آؤٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد نیچرل چیز ہے شہباز شریف صاحب واحد کینڈیڈیٹ رہ جائیں گے نون لیگ کے اندر. خیر، اس کے بعد یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو روکا گیا. نواز شریف صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتائی گئی کہ یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ 19-20 تو ہو سکتی ہے، 20-50 شاید نہ ہو. پاپولیرٹی مینج نہیں ہو رہی، لہٰذا آپ تشریف رکھیں. اور دوسرا، آپ نے ایک نیا پنورا بکس کھول دیا ہے جس میں آپ نے سابق چیفز کی بھی بات کر دی، ڈی جی آئی کی بھی بات کر دی، موجودہ آنے والے چیف جسٹس کی بھی کر دی اور سابق چیف جسٹس کی بھی کر دی. تو لہٰذا یہ ایک نیا پنورا بکس کھل گیا تو اس کا ایک ریئیکشن ہے، تو آپ سکون کریں. تو انہوں نے کہا کہ 21 مئی کی ڈیٹ، 21 اکتوبر کی ڈیٹ چونکہ دی جا چکی ہے، اس میں آپ آنے دیں. یہ میری اطلاع ہے، اب میرا تجزیہ نہیں، یہ میں انفارمیشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو کہا گیا کہ ایک دفعہ آنے دیں، آئیں اور پورا پروٹوکول عزت احترام کے ساتھ. لیکن ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان موجود ہے کہ میاں صاحب دوبارہ چیک اپ کے لیے تشریف لے جائیں لندن اور پھر آتے جاتے رہے. اچھا، الیکشن کے جو معاملات ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی قریب جس طرح انہوں نے الیکشن کا زور اپنی تقریر میں نہیں دیا، اسی طرح ان کو واضح ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہونے جا رہے. رائٹ. اب نواز شریف صاحب جن حالات کے اندر آئے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میری اطلاع یہ ہے اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی انٹرنیشنل کلیئرنس سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کلیئرنس سے وہ تشریف لا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ کوئی پرائم منسٹر کی تختی کے اوپر اپنا نام لکھوانے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. کوئی میرا خیال ہے کوئی چھوٹے موٹے پیسے بھی ان کا ایشو نہیں ہے. وہ اس ریجن کے اندر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور بڑے کام میں بنیادی چیز ان کے دماغ میں آج تک موجود ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا سے دوستی. اچھا، یہ امریکہ کا پروجیکٹ ہے لیٹسٹ کہ انڈیا سے پاکستان کی دوستی ہونی چاہیے. اس کا انہوں نے ہنٹ بھی دے دیا. شہباز شریف صاحب نے واجپئی کی ہاتھ ملانے کی بات کر دی، نواز شریف صاحب نے ہمسایوں سے دوستی کی بات کر دی. اب یہ وہ مارکا ہے جو نواز شریف صاحب کو اگر کوئی رول ملتا ہے اور اس پہ وہ ڈیفینیٹلی کام کریں گے، چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا یہ پروجیکٹ ہے. باقی کشمیر کے ساتھ ساتھ اور پاکستان کے سی پیک کے ساتھ آگے جا کے کیا ہوگا، باقی چیزوں میں کیا ہوگا، اس کا میں ذکر نہیں کر رہا. لیکن صحیح، بڑی انٹرسٹنگ انڈیا بات ذوالفقار بھائی آپ نے پاکستان کی ہے کہ دوستی یہ کا جو بڑا رول، پروجیکٹ اور ہے، وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف پرائم منسٹرشپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ریجن میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. اور ریجن میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور مودی اس میں آن بورڈ ہے. اور مودی کی بھی ظاہر خواہش ہے کہ مودی اگر ان کے گھر آ سکتا ہے، تشریف لا سکتا ہے بغیر پوچھے اور بغیر اسٹیبلشمنٹ کی کنسنٹ کے،
तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो इस रीजन के बड़े लीडर बने और इंडिया से दोस्ती, आप ये इंडिया से दोस्ती का जो प्रोजेक्ट सर हम तो हमेशा से ख्वाह हैं ना इंडिया से दोस्ती के, हम तो जुल्फकार भाई इंडिया से दोस्ती की बात हमेशा करते हैं, वो नहीं करते ना दोस्ती की बात। इसकी उनको कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी, ये बात आगे बढ़ा सकेंगे या नहीं बढ़ा सकेंगे, क्या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट इस रेड लाइन को क्रॉस किसी को करने देगी या नहीं करने देगी, ये आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। लेकिन सरे दस्त जो है वो उनका जो प्राइम प्रोजेक्ट है वो ये है। ऑल राइट सर, गुल साहब आप क्या देखते हैं, अब यही नज़र आएगा, पीपल्स पार्टी ने कहा मुजरिम नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसा इंतहाई मायूस कुन था, फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं अगर फैसला कर लिया है तो ऐलान कर दे, इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, और इस तरह के बयानात आ रहे हैं। तो अब ये महज ये बयानबाजी जो है ये पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान होगी। अरसलान साहब, आप ही के शो में मैंने कहा था कि बहुत जल्द आपको PTI और पीपल्स पार्टी का एक इत्तेहाद नज़र आएगा। पहले वो अनकन्फर्म्ड था और चंद दिनों में वो कंफर्म हो जाएगा, और इसमें सारे बाकी लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि जब आप किसी को एक को आप ज़्यादा फेवरेट बनाते हैं तो नतीजे में ये होता है कि एक लाडले से जान छूटी नहीं, एक सेलेक्टेड से जान छूटी नहीं है कि अब हम दूसरे सेलेक्टेड की तरफ जा रहे हैं। नतीजा ये होगा कि रिजेंटमेंट आएगी। 9 मई के हवाले से नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं बोले, शोहदाए वतन के हवाले से कुछ नहीं बोले, दहशत गर्दी के हवाले से कोई बात नहीं की। ये मेरे ख्याल में काफ़ी सवालिया निशान है। दूसरी बात यह है कि जो वज़राए आज़म होते हैं वो कोई मामूली लोग नहीं हुआ करते, और ख़ास तौर पे जब आप न्यूक्लियर कंट्री के हों और फिर आप बरतानिया में रह रहे हों एक एग्ज़ाइल के अंदर, और इतना अरसा, और ये सेल्फ एग्ज़ाइल देखिए ना, ये किसी ने नहीं, आप तो अपने चेकअप के लिए गए थे, और इसमें वहाँ की आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ भी राब्ते होते हैं। आपके जो है किंग की कोरोनेशन पे आपकी तरफ से 3 मिलियन पाउंड का तोहफा भी जो है वो डोनेशन का जाता है। इसी तरीके से 500 मिलियन पाउंड की आपके बेटे की जो है वहाँ एक कंपनी भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऐसे नहीं होती हैं। आप जब बिग गेम में होते हैं तो आप इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के साथ आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आए होते हैं। मियाँ साहब के चेहरे पे कल मुस्कुराहट इसलिए नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि वो 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके और 1 दफ़ा उनका भाई, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब वो कुछ एक बड़ा काम करना चाहते हैं, और जिसका जिक्र अभी इन्होंने किया, बिल्कुल दुरुस्त किया, कि वो भारत के साथ जो है वो एक दोस्ती का रास्ता या फिर फ़लस्तीन के मामले पे एक खामोशी, एक ऐसी खामोशी जिसमें ना हम उनको कंडेम करें ना कुछ करें, और खामोश जो है वो हो के तमाशाई बन के देखते। लेकिन अब्दुल्ला साहब कल के जलसे में तो फ़लस्तीन का जिक्र बार बार रहा, नारेबाजी कराई गई, चीज़ें की गई। अरे बाबा हाँ, लेकिन क्या कंडेम किया? क्या कहीं ये कहा कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, मुसलमानों का कत्लेआम रोका जाए? क्या ये लफ्ज़ बोले कि मुसलमानों का कत्लेआम रोका जाए, गजा का जो है हल जो है वो इसराइल की तरफ से जो ताकत का इस्तेमाल है उसको फौरन बंद किया जाए? ये नहीं बोला गया। बाकी नात शरीफ के अंदर फ़लस्तीन का जिक्र किया गया, करारदाद पेश की गई। मैं मानता हूँ, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, और मेरा ख्याल है कि हमारा मुअज़्ज़ज़ मीडिया भी और अवाम भी इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन बहरहाल जो अभी इत्तेहाद बनेगा तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का, नतीजा ये निकलेगा कि एक ज़बरदस्त किस्म का दबाव डालेगा, और जब वो दबाव डालेगा तो फिर देखेंगे कि किस तरीके से उनके मामलात हल होते हैं। देखें ना, आप बाकायदा जिस तरीके से उनको एक वेलकम मिला है और जिस तरीके से दिखाया गया, ये अलहदा बात है कि 2018 में भी हमने मीडिया को ऐसा देखा कि जब बाकायदा 9 बजे की खबरें, मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा कि 9 बजे की खबरें तक रोक दी गई और वो PTI के जो है वो जलसे को बाकायदा कवरेज दी गई। ये एक रियलिटी है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि सारा का सारा ये करने के बाद आप क्या अवाम का माइंडसेट चेंज कर देंगे? आपके पास पॉलिसी क्या है? आपके पास दहशत गर्दों को डील करने की पॉलिसी क्या है? आपके पास अफगानिस्तान के हवाले से आपने एक लफ्ज़ की बात नहीं की। आपके पास जो है वो आपने अमेरिका का जिक्र किया, लेकिन आपने वो जिक्र नहीं किया कि जो इस टाइम पे पूरी उम्मत इस्लामिया को मुश्किलात दरपेश हैं। आपके पास जो है ऑल्टरनेट क्या है? आप ये बताइए
کہ آپ نے معاشی استحکام کے لیے آپ نے کوئی فارمولہ دیا کہ جی یہ ہوگا، لیٹ سے کہ ہم سود کا خاتمہ کر دیں گے اور اس طریقے سے 2.5% زکوٰۃ اور 7.5% عشر لگا کے باقی ٹیکس معاف کر دیں گے، FBR کا خاتمہ کر دیں گے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز، ایسا تو کچھ نہیں آیا. نہیں آیا، بالکل. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پرل صاحب، یہ جو ایک اب بات چل رہی ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ ایک رول پلے کریں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں میں لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ خواہش پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ رول پلے کریں پاکستان تحریک انصاف کے ڈائلاگ اسٹیبلشمنٹ سے کرانے کے لیے اور کوئی درمیانی حل نکالیں. ڈو یو تھنک اٹس ڈویبل؟ یہ ہو سکتا ہے اور یا ہو پائے گا، یا صدر پاکستان اس پوزیشن میں ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ بھی جس کو اتنا زج کر دیا گیا کہ اب وہ بھی تیار ہے کوئی ڈائلاگ کی سچویشن میں آنے کے لیے؟ ایک تو میں آپ کے ناظرین جو دیکھ رہے ہوں گے انہیں دیکھا ہوگا کہ تھوڑا بہت میرا ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے اور حمید گل صاحب کا ایک الگ پس منظر، راجپال صاحب کا بھی ایک الگ پروفیشنل اور پولیٹیکل ویوز بھی ہوں گے، سوائے اس کے کہ ہم سب ایک کمیٹیڈ لوگ ہیں، کوئی ہم کسی کے سوری جسے کوئی جو جس طرح آج کل ترجمانی کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ تینوں کے بوش ایک ہی ویوز تھے اس کے حوالے سے، میاں صاحب کے حوالے سے. اندازہ لگایا ہوگا آپ نے. تو تین مختلف الخیال لوگ تو ایک خیال نہیں کر سکتے نا. ان میں سے کسی نے بھی کیا، یعنی میرا تو چلے آپ کہہ دیں کہ میں حمید گل صاحب کا ایک پس منظر ہے، بڑے رہا ہے، اور اس طرح ان تینوں نے جو تبصرہ تجزیہ کیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے، اور غالباً اور جگہ بھی اگر انڈیپینڈنٹ کے ویوز دیں گے کہ یہ وہ اس پورے میاں صاحب کے دورے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. کس طرح جیسے حمید گل صاحب نے اشارہ کیا کہ PIA کے جہاز پر اور لگنا رہ گیا تھا کہ جی آیا نو، اور جس طریقے سے سر جس طرح راجپال صاحب نے ذکر کیا کہ لاہور میں معمول کے مطابق بالکل کوئی بزنس نہیں تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا چیزیں لیک کری نہیں تھیں. تو اس سے ایک تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ تمام تر وسائل کے باوجود جو 20,000 پر بندہ لگا رہے تھے، اگر یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگ آیا کرتے 76 سال کی تاریخ میں. آپ لوگوں نے راجپال صاحب میں نے تو یہ سنا ہے کہ جی یا لبیک کے جب خادم رضوی کا جو وہ تھا جنازہ اس سے بڑا کوئی ہوا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپریل 86 میں جب بے نظیر بھٹو آئی تھی وہ کوئی 20 لاکھ لوگ آئے تھے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہوا. تو یہ تو چھوڑیں، جیسے انہوں نے کہا کہ 76 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نظر نہیں آیا غیر آنکھوں کے سامنے شہباز صاحب پہ. دوسرے جو اہم بات کی حمید گل صاحب نے، دونوں باتیں اہم کی کہ جو ایجنڈا یعنی پڑوسی ملک کیا ہم یہ جو ایک تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے حکمراں ہیں اس میں عمران خان کو بھی رکھ لیں، زرداری صاحب کو بھی رکھ لیں، ان لوگوں کو زیادہ رکھ لیں. یہ ایک یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام عوام جو ہے بیوقوف ہیں، ایک فول پیراڈائز، اور خود یہ فول پیراڈائز میں رہتے ہیں. یعنی یا تو یہ خود احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ سب جو کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم آمنا صدقنا ان کی باتوں پر ہوں گے. پوری باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بالکل انہوں نے درست کہا جو ہمارے راجپال نے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے کہ جو جس طریقے سے مودی آیا، یعنی میں تو اس وقت کے لاہور میں تھا، 150 لوگ آئے تھے، اس میں اداروں اور ایجنسیوں کے لوگ تھے، بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے ایک پرمٹ انہیں ملا تھا، اور باقاعدہ وہاں پر جو کچھ انہوں نے شریک ہوا. اور خاص طور پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے واجپئی کا ذکر کیا کہ جناب اس نے مینار پاکستان میں کہی ہے واجپئی وہی تھا جب سن 48 جنگ ہوئی تھی تو باقاعدہ اونٹ پر چڑھ کر پاکستان میں چڑھائی کرنے آیا تھا. یہ جو مہاسبھائی تھا ساری زندگی رہا واجپئی، غیر ان کو تمام ہی مہاسبھائی میں تو سمجھتا ہوں، چاہے کانگریس کے لوگ ہوں چاہے BJP کا وہ لوگ ہوں. دوسرے انہوں نے جو دوسری بات کی کہ نا ان کے جو ویوز چینج نہیں ہوئے ہیں. ابھی بھی میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ جو سادہ جج سے سادہ صدر سے سادہ جنرل، اور یہ آج سے نہیں ہے. حمید گل صاحب سے پوچھے کہ ایک سے کئی بار کتابوں میں آیا ہے، اسد دورانی نے لکھا ہے کہ ہر آرمی چیف کو باقاعدہ BMW پیش کرتے تھے. تو مرحوم آصف جنجوہ کو جب پیش کی گئی، اسد دورانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو وہ بڑے حیران رہ گئے کہ اور انہوں نے پھر اس کا بھی اظہار کیا کہ بھائی لوگوں نے قبول کی ہوگی جبکہ مجھے بھی دیا گیا. ججوں کا آپ نے دیکھا، آج مجھے لگتا ہے کہ کل تو جوڈیشری نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. قاضی فائز عیسیٰ جیسے وہ لگ رہا تھا کہ جیسے احمد سیانی سے بڑے اور ہمارا
सिविल सोसाइटी, हमारे लिबरल डेमोक्रेट काजी फायदी साहब को जो एक वकील से डायरेक्ट चीफ जस्टिस बन गए थे बलूचिस्तान के, ऐसा लग रहा था कि उनके आने के बाद हम इंसाफ कहीं कोई आपने जुडिशरी सबसे बड़ा इस पूरे मियां साहब की वापसी आमद में जुडिशरी पर जो मैं ज्यादा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा कि सबसे ज्यादा वो एक मुद्दा था, उसका किरदार सामने नजर आया। दूसरे निगरान गवर्नमेंट का कि वो सिरे से मौजूद नहीं थी। तीसरा इस्टेब्लिशमेंट का कि उन्होंने लगता था कि उन्हें बिल्कुल प्लेइंग फील्ड से ज्यादा क्या पूरा ग्राउंड ही उनके हवाले कर दिया। बिल्कुल सही बरेलवी साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं ज़रा जुल्फ़िकार राज साहब की जाने बढ़ूँ, मेरा वो सवाल वहीं रह गया, मैं उसका जवाब अब जुल्फ़िकार साहब से ले लेता हूँ। जुल्फ़िकार भाई, ये जो डायलॉग की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान रोल प्ले करें इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान डायलॉग का, ये जो बड़े मोतबर किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान हैं जिनका नाम अली मोहम्मद ख़ान है, बार बार इसकी बात कर रहे हैं, कुछ और ऐसे डिसेंट लोग, ये उनकी सिर्फ ख्वाहिश है या इस पर कुछ अमल दरामद मुमकिन है या हो सकता है? देखिए, इसकी बैकग्राउंड भी ये है कि जो मेहमान अडयाला से पहले अटक पे थे तो उनसे रब्ता किया गया और उस दौरान उन्हें पूछा गया कि कोई चॉइस है ऐसी कि आपकी पार्टी को और लोग चला सके। आप तो खैर नहीं है, मैदान में नहीं है, आप साइड पे हैं। पहले तो खैर वो रेजिस्ट करते रहे। मेरी इतला यह है कि उसके बाद उन्होंने दो नाम दिए, एक अली मोहम्मद खान का नाम दिया और दूसरा अलीमा खान का नाम दिया। अली मोहम्मद खान को अलाउ कर दिया गया कि वो चैनल्स के ऊपर भी आएगा और उसको जब क्लियरेंस मिल गई तो अली मोहम्मद खान साहब ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। उसके बाद जाहिर है वो साहब जो जेल के अंदर है वो कानों के भी बहुत कच्चे हैं और जो पहले जाके उनको बात बता दे वही आपको पता है वो यकीन कर लेते हैं। तो वहां पे फिर ये हुआ कि अली मोहम्मद खान के ऊपर भी चीजें आना शुरू हो गई। फिर उन्होंने अलीमा खान का नाम दे दिया और अलीमा खान के बारे में कहा जी ये देखेंगी मामलात को। तो वहां पे भी चीजें दूसरी साइड पे भी चीजें चल रही हैं और उस पे ये हुआ था कि अली मोहम्मद खान साहब आजकल थोड़े स्लो हो गए, अलीमा खान को उन्होंने आगे कर दिया। तो अभी बीच में दरमियान में मामला है और सदर साहब के साथ वैसे ही वो नाराज हैं, जो जेल के हमारे चेयरमैन साहब हैं कासिम के अब्बा, वो नाराज इसलिए है कि दुरानी साहब ने जो फार्मूला लेके गए थे उसमें साथ उन्होंने अलवी साहब का नाम भी दे दिया था कि अगर अलवी साहब के स्पुर्दा पार्टी के मामलात कर दें तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। खैर उस पर भी बड़े नाराज हुए। तो ये कहानी तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है, लेकिन जहां तक नवाज शरीफ साहब के गुफ्तगू का ताल्लुक है, असलान भाई बड़ा ज़रूरी है इसको देखना कि नवाज शरीफ साहब जिन हालात के अंदर आए हैं, कल उन्होंने इलेक्शन की बात भी नहीं की, आखिर किस कॉस्ट के ऊपर वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं और आगे जो बात करना चाह रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट पे करेंगे, तो उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो मौजूदा सेटअप है वो उनकी मर्जी का दिया गया है। सिंध वालों की ऑलमोस्ट मर्जी है, पंजाब वालों की मर्जी है, फेडरल शहबाज शरीफ साहब की मर्जी की, टोटल मैच फिक्स है। टोटल इलेक्शन से पहले कहते हैं कि इलेक्शन होता है वो होता है परसेप्शन का। परसेप्शन डेवलप अवाम में ये कर दी जाती है कि फलां की पार्टी है, फलां जब पार्टी के थाने कचहरी में जिसके काम हो रहे होते हैं 50% लोग जो बेचारे थाने कचहरी के मामलात वाले होते हैं, सियासी और आम गली मोहल्ले के लोग, वो मजबूरन उसकी तरफ टिल्ट कर जाते हैं कि यार इनके काम हो रहे हैं, इन्होंने आना है, एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ है। वो एक तासर पहले से डेवलप कर दिया गया और उस पर मोहर लगा दी गई नवाज शरीफ साहब की वापसी पे इस्तकबाल करके। और जो अदलिया का रवैया था कि जज साहब की बहन फौत हुई है एक दिन पहले, वो अल्लाह के फजल से कुलों पे नहीं गए, वो उधर बैठे हुए और 4 मिनट के अंदर फैसला हुआ है और 10 सफ़े का ऑर्डर। मैं तो समझता हूँ कि वो जो टाइपिस्ट है या जज है जिसने ऑर्डर टाइप किया 4 मिनट के अंदर 10 सफ़े का, उसको तो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड देना चाहिए। खैर, ये इतना स्पीड के साथ जो इंसाफ सारा मिला है और ये सारी कहानी जो आपके सामने आई है, इसके पीछे भी एक कहानी चल रही है। कहानी ये है कि नवाज शरीफ साहब 21 को, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि वो आए, उनको पूरा प्रोटोकॉल दे दिया गया, इस पर कमिटमेंट। लेकिन इस पे भी नून लीग खुश नहीं है कि जो नून लीग के जो क्राउड इकट्ठा हुआ, जिस तरह वो शो करना चाहते थे उस तरह का शो वो नहीं कर सके। अभी भी उनको कहा जा रहा है कि आप कुछ टाइम दें और अभी वक्त लगेगा, चीजों को मैनेज करने में वक्त लगेगा। तो मियां साहब वक्त देने को तैयार हैं इस शर्त के ऊपर कि जो फील्डिंग हमारी लगी हुई है ये फील्डिंग हमारी रहे, काम हमारे होते रहे,
گورنمنٹ ہماری رہے تو ہم ٹائم دینے کو تیار ہیں. بالکل صحیح سر. ذوالفقار بھائی پوائنٹ آ گیا ہے, ایکسیڈنگ دا ٹائم لمٹ. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے